तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्लास 10वीं की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्शन, उपभोक्ता का शोषण एवं सुरक्षा, ये वाला जो चैप्टर है इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जानेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट में सारे के सारे टॉपिक्स को समझेंगे। जितने भी कंसेप्ट होंगे आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सभी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं। ठीक है, अगर इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 1 से लेके 5 तक के जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं और सभी के नोट्स जो हैं वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं कि कंज्यूमर, जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, लिखा हुआ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर जिसको पंजाबी में उपभोक्ता बोलते हैं, हिंदी में भी उपभोक्ता ही बोलते हैं। तो ये उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब क्या चीज होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि अ कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। ठीक है, कंज्यूमर उस इंसान को कहा जाता है जो कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विस को परचेज करता है। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था गुड्स और सर्विस क्या होती है, जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, उसे हम गुड्स बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आप इसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, ये गुड है। आपकी टेबल एक गुड है। इसी तरीके से आपके घर में मान लो टीवी है, टीवी भी एक गुड है। ठीक है, चौक है, चौक भी गुड है। पेन है, पेंसिल है, सब गुड्स हैं। ठीक है, सर्विस क्या चीज़ होती है, जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए है तो वो क्या है, आपको एक सर्विस दी जा रही है। इसी तरीके से टीचर आपको पढ़ा रही है, क्या सर्विस है। ठीक है, तो कंज्यूमर उसे कहा जाता है जो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की गुड्स की या फिर किसी भी तरह की सर्विसेज को परचेज करता है। ठीक है, मान लो मुझे सब्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं सब्जी खरीदने के लिए गया और सब्जी लेके आया, उसे बना के मैंने खा लिया। ठीक है, तो वो सब्जी एक गुड है और उस गुड से मेरी क्या हो गई, ज़रूरत पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल से अर्थ में कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की गुड्स या फिर किसी भी तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, परचेज करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स तो हर युग में रहे हैं। ठीक है, तो हर युग में जो कंज्यूमर्स रहे हैं उन कंज्यूमर्स के साथ समय के साथ साथ में क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या हो गया कि मैं कोई सब्जी लेने के लिए गया। ठीक है, दुकानदार ने तो बोल दिया कि सब्जी अच्छे क्वालिटी की है और मैंने खरीद के लिए आया, मगर असल में दुकानदार ने मेरे से पैसे भी ले लिए मगर सब्जी की क्वालिटी भी जो थी वो अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे जो प्रोडक्ट सेल किया गया वो एक तरीके से क्या चीज़ था, खराब था, यानी कि मेरा यहाँ पे क्या किया गया, शोषण किया गया। ठीक है, तो अभी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे अभी इतना से समझो कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट और बायर्स बाय सेलर्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सेलर्स के द्वारा, जो बेचने वाले होते हैं उनके द्वारा जब कंज्यूमर्स के साथ गलत व्यवहार किया जाता है या फिर गलत प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है या फिर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं सेल किया जाता, तो इसे हम बोलते हैं कि कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ है। इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उपभोक्ता का शोषण। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जब वो गलत मटेरियल या फिर गलत तरीके का सामान बेच देते हैं कंज्यूमर्स को, तो हम इसे बोलते हैं कि कंज्यूमर का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, उपभोक्ताओं के साथ जो शोषण होता है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो कई अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले फॉल्स एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन पर या फिर टीवी पर, एडवर्टाइजमेंट में आपको कुछ और प्रोडक्ट दिखाया गया, लेकिन असल में जब आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो आपके पास किसी और तरह का ही प्रोडक्ट आया। तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। जैसे मान लो कि आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसी भी फूड ऐप पर आप ऑर्डर कर रहे थे कुछ भी, और वहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिखाया गया कि ये इस तरीके से कुछ है। ठीक है, मगर जब आपने असल में उस प्रोडक्ट को मंगाया तो वो प्रोडक्ट इस तरीके से था। तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, यानी कि बताना कुछ और सर्विस कुछ और देना। ठीक है, दूसरा होता है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर एक ही सेलर जो होता है वो एकदम छा जाता है, उसकी मोनोपोली बन जाती है, मतलब कि मार्केट में उसका एकाधिकार बन जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो अपनी मनमानी करने लग जाता है। ठीक है, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि
आपके एरिया के अंदर, ठीक है, आपके एरिया के अंदर एक ही सब्जी वाला है, ठीक है, एक ही वेजिटेबल वाला है। अब वो वेजिटेबल वाला क्या कर रहा है, आपके आसपास कोई दूसरा वेजिटेबल वाला नहीं है, जिसकी वजह से जो वेजिटेबल वाला मान लो 10 रुपए का टमाटर है, तो उसी 10 रुपए के टमाटर को वो कितने रुपए में आपको बेच रहा है, 50 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और साथ में आपको कह रहा है कि लेना है तो लीजिए वरना फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और साथ साथ में क्या चीज हो रहा है कि जो वो 50 रुपए में टमाटर भी आपको दे रहा है उसकी क्वालिटी भी क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मोनोपोली पावर, यानी कि जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होता, ठीक है, जब सेलर देखता है कि आप मजबूर हो, आपको उसके पास से सामान खरीदना ही पड़ेगा, तो इस केस में वो प्राइजेस हाई कर देता है, ठीक है। उसका बिहेव भी अच्छा नहीं होता है, साथ साथ में हो सकता है कि उसकी क्वालिटी भी सामान की बहुत ज्यादा खराब हो। तो इसको हम बोलते हैं मोनोपोली पावर, ठीक है, कि जब वही अकेले मार्केट में छा जाते हैं, ठीक है। तीसरी तरह की जो होती है उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड गुड्स, यानी कि क्या, जब गुड्स जो भी सामान आप लेके आए उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो, जैसे हमने इस बर्गर के केस में देखा, ठीक है, आपको दिखाया कुछ इस तरीके से गया मगर असल में कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो जब कोई भी गुड्स होता है, कोई भी सामान होता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है, तो इसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड गुड्स, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपसे कई सारी जानकारी छिपा ली गई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी भी तरह की खाने पीने के सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है, और मान लो कि आप उस सामान में मान लो कि आप चाहते हो कि किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का उस सामान के अंदर दूध ना मिला हो, ठीक है, लेकिन आपसे दुकानदार ने क्या झूठ बोल दिया कि हाँ पे सामान लेके जाइए, इसमें किसी भी तरह का मिल्क नहीं मिला हुआ है, लेकिन जब आप लेके आए तो आपको पता लगा उसके अंदर मिल्क मिला हुआ है, या फिर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए हानिकारक हो, ठीक है। तो कई बार क्या चीज़ होता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जानकारी पूरी नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए एनवायरमेंटल हजार्ड्स, हार्मफुल प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जो नहीं फूड की ही बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है, चाहे मान लीजिए कि कोई मशीन है, ठीक है, कोई कपड़े बन के आ रहे हैं, तो कुछ भी जो तैयार होके आ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जो प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसको बनाने के प्रोसेस में बहुत सारा क्या वेस्ट हो रहा हो, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा हो, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा, हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में भारी नुकसान हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे भी कई प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा पुअर आफ्टर सेल सर्विस, अब मान लो कि दुकानदार ने आपको सामान तो बेच दिया, ठीक है, मगर बेचने के बाद अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो जो सेलर है वो आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए ये सारी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके रियल लाइफ में आपको नजर आएंगी, ठीक है, आपने ये सारी चीजें कभी ना कभी फेस की होंगी, हो सकता है छोटे लेवल पे फेस की हो या हो सकता है बड़े लेवल पे फेस की हो, लेकिन हर किसी ने लाइफ में कभी ना कभी ये कंज्यूमर वाली जो प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारी चीजें आपने फेस की होंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद है आप ठीक है, कि आप ऐसे ही नहीं कोई भी चीज पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता लगेगा कि एज ए कंज्यूमर आपके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, तो आप कौन कौन से स्टेप उठा सकते हो, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, कई बारी आपने कुछ सामान मंगाया, ठीक है, आपको ओरिजिनल बता के वो जो प्रोडक्ट है आपको बहुत महंगे दामों पे बेच दिया गया, लेकिन जब असल में वो प्रोडक्ट आपके पास आया तो वो नकली निकला, ठीक है, फेक आइटम निकला। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं किसमें, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, उपभोक्ताओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कौन कौन से लेवल पर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हमने टाइप को देखे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब उपभोक्ताओं के शोषण के जो कारण है उस चीज को हम जानते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट, ठीक है। अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट का मतलब ये क्या है कि अनैतिक तरीके से जो कंपनीज के ओनर्स हैं वो बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। मतलब कि कंपनीज के ओनर ये नहीं देखते कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से जो हमारे कंज्यूमर है, जो हमारी जनता है, ठीक है, उनको किसी तरीके का खतरा हो सकता है या फिर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उन्हें बस क्या नजर आ रहा था, उन्हें अपना प्रॉफिट नजर आ रहा था। जब प्रॉफिट के चक्कर में आप बिजनेस करते हो तो जाहिर सी बात है आप किसी भी तरह की सुरक्षा का, ठीक है, कंज्यूमर्स के फायदे की बात नहीं सोचोगे, आप सोचोगे आपका ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा कंज्यूमर अनअवेयरनेस, कंज्यूमर अनअवेयरनेस का मतलब ये है कि कई बारी जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, ठीक है, आप मार्केट में कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको सामान के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और आप परचेज करके ले आते हो, फिर आपको पता लगा कि जो दुकानदार है उसने आपको एक तरीके से आपका पोपट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये किस वजह से होता है कि अगर आप अनअवेयर हो, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव लॉज, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है कि प्रॉपर वे से ऐसे कोई कानून सिस्टम नहीं होता जिसकी वजह से कंज्यूमर अपनी आवाज़ कहीं उठा सके, ठीक है। सिस्टम होता भी है तो बहुत ज़्यादा वो लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू न्याय मिलने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये भी एक समस्या है कि जो एक तरीके से जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुअर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो सेलर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स में आपस में एकता नहीं होती। अगर उन्हें पता है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, ठीक है, तो कभी आपस में मिल के एक्शन लेने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका कहना होता है कि चलो छोड़ो, थोड़ा बहुत जो नुकसान हो गया, ठीक है, इतने में क्या जाता है, कौन माथापाची में पड़े, ठीक है। तो ये भी जो माइंडसेट है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं इनका क्या चीज़ होता है कि एक तरीके से इनकी जो क्या कह सकते हैं हम कि मन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक। तो ये सारे तो कारण हो गए जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का क्या चीज़ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट देखे। सबसे पहले हमने देखा कि कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता कौन होते हैं। तो हमने देखा कोई भी पर्सन जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की गुड्स या किसी भी तरह की सर्विस को परचेज करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। फिर हमने देखा कि कई बारी कंज्यूमर्स के साथ क्या होने लग जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाता है। किसके द्वारा, सेलर्स के द्वारा, जो कि सामान को सेल करते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। किन किन तरीकों से करते हैं वो हमने देखा कि जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट करके, असल में बात कुछ है मगर उस चीज़ को गलत वे में दिखा के, ठीक है, यानी ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहानी, ठीक है। मोनोपोली पावर करके, ठीक है, यानी कि एक ही एरिया में अगर अपनी पूरी की पूरी जो पावर है वो बैठा लिया किसी भी सेलर ने, ठीक है, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे मान लो कोई इंडस्ट्री हो, ठीक है, उसी ने अपनी मोनोपोली जमा ली और फिर वो अपनी मर्जी से सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करती हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे जियो कंपनी है, ठीक है। अब जियो कंपनी की एक तरीके से आप देखो आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में भारत में खास तौर पर जियो कंपनी की मोनोपोली हो चुकी है, ठीक है। जियो के आगे पीछे भी कोई नहीं है, जियो टॉप पर है, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखोगे तो जियो जब चाहता है जो इंटरनेट के प्राइसेस के रेट्स हैं वो बढ़ा देता है और जब चाहता है घटा देता है। हालांकि घटाता तो कभी नहीं है, बढ़ा देता है, ठीक है, और जितना चाहे उतना बढ़ा देता है और इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जियो कंपनी की क्या है, मोनोपोली है, ठीक है, एकाधिकार हो चुका है, ठीक। तो ये चीज देखने को मिलती है। फिर हमने क्या चीज देखा, पुअर क्वालिटी के सामान बेचकर आपके साथ शोषण हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है। कई बारी कई सारे सामान को तैयार करने में बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह भी होता है, तो एनवायरमेंटल की दिक्कतों को नहीं देखा जाता, ठीक है। इसके अलावा आपको सामान सेल करने के बाद सर्विस प्रॉपर नहीं दी जाती, ठीक है। कई बारी डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं। तो ये सारे हमने क्या चीज़ देखा, ये सब हमने देखा कि कौन कौन से एक्सप्लॉयटेशन के टाइप से वो हमने देखा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा कि कारण क्या चीज़ है एक्सप्लॉयटेशन के। सबसे पहले अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करी जा रहे हैं तो कंज्यूमर्स का बारे में ख्याल नहीं करते हैं कई लोग, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर्स अवेयर नहीं होते अपने राइट्स के बारे में। इसके अलावा कई बार प्रॉपर कानून नहीं होता कि कंज्यूमर्स हक की आवाज़ हक के लिए अपने लड़ सकें। इसके अलावा क्या होता है, कंज्यूमर्स में एक तरीके से एकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने चीज़ों को समझ लिया था। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, सेफ गार्ड बायर्स फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसेस, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस लिए होता है, ताकि कंज्यूमर्स की सुरक्षा की जा सके उन सेलर से जो कि एक तरीके से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी करते हैं। उनसे बचाने के लिए कुछ जो लॉज वगैरह उनको बचाने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद कंज्यूमर मूवमेंट क्या चीज़ होता है, कंज्यूमर मूवमेंट मतलब कि उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ 1960s की बात है कि 1960-70 आसपास की बात है। यहाँ इस समय क्या चीज़ हुआ कि अब धीरे धीरे जो कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन था वो बड़े लेवल पे फैलने लग गया था। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, हर चीज़ में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी, ठीक है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही थी वैसे वैसे कंज्यूमर्स ने जब शोषण सहना शुरू किया उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, प्रॉपर वे से सरकार से अपनी अपील करनी शुरू की, ठीक है, आंदोलन वगैरह करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उनके आंदोलन के कारण सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या चीज़ था,
ये कानून जब पास हुआ तो इस एक्ट के थ्रू कुछ फीचर्स थे इसमें, ठीक है। सरकार ने इस कानून के तहत ये बनाया कि हर एक कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी होगा, मतलब सुरक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब कि किसी भी तरह का अगर सेलर जो है अगर आपको सामान बेच रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप ये जानो कि वो सामान किस तरीके से तैयार किया है, कहाँ तैयार किया है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलाए गए हैं, ठीक है, वो सब आपको जानने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा चॉइस, यानी कि आपके पास चुनने का अधिकार है कि आप मार्केट में जा रहे हो किसी भी शॉप पर कुछ परचेज करने के लिए, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो ये भी आपकी चॉइस है, ठीक है। मगर पहले क्या चीज होता था कि बहुत सारे शॉप्स पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप उस दुकान पर एंटर कर गए, ठीक है, तो वहां से वो जो दुकानदार होता है बिना परचेजिंग किए आपको बाहर आने नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से अनएथिकल चीज है, ठीक है, ये एक रॉन्ग चीज है, कंज्यूमर्स के राइट के ये भी एक खिलाफ है, ठीक है। इसके बाद राइट टू बी हर्ड एंड रिड्रेसल, ठीक है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स में आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, अगर आप में उसको उसमें अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लम को सुना सकते हो और जो सेलर है उसको आपकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और रिड्रेसल, अगर उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उसमें सुधार का भी हक है, ठीक है। या तो सेलर को आपके सामान को एक्सचेंज करना पड़ेगा या फिर उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आ रही है, कोई एक तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था इसके थ्रू ये कहा गया था कि आपके पास सुरक्षा का अधिकार है, जानकारी का अधिकार है और चुनने का अधिकार है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, ठीक है, सेलर, और साथ साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसमें तो सॉल्व आउट भी करेगा, रिड्रेसल भी करेगा, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट्स टू रिजॉल्व कंप्लेंट इजीली, और साथ साथ में क्या बनाया गया, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है। मतलब इस तरह के कोर्ट बनाए गए कि अगर कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो कोर्ट क्या करेगा, न्याय देगा, ठीक है। तो अच्छा, अब समझते हैं कि कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं कौन कौन से राइट्स होते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रियल लाइफ में अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है इस तरह की तो आप इजीली समझ सकते हो, या फिर किसी और के साथ होती है तो आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो राइट है आपके पास वो राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या चीज़ है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी तरीके से आपको वो प्रोडक्ट्स ना दिए जाए जो आपके लिए अनसेफ हो, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनसेफ प्रोडक्ट, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो चाहे किसी भी तरह की चीज़ हो, आपके पास राइट टू सेफ्टी है, यानी कि सुरक्षा का अधिकार है आपके पास। राइट टू चूज का अधिकार है, इसका मतलब क्या, अगर आपके पास वेरियस ऑप्शन नजर आए, अलग अलग तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है, तो आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे, तो राइट टू चूज का अधिकार है, ठीक है। इसके बारे में राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार में क्या चीज कि आपके पास प्रॉपर वे से अधिकार है कि आप किसी भी तरह का अगर प्रोडक्ट तैयार किया गया है तो उस प्रोडक्ट को कैसे तैयार किया गया है ये आपके पास जानने का अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ठीक है। तो जैसे आपके घरों में भी आप ये चीज़ प्रॉपर वे से देख सकते हो कि कुछ भी आपके खाने पीने की चीज़ है, कोई भी सामान है, आप न पीछे देखना तो उसमें पिछले कुछ इस तरीके से लेबलिंग लगी होती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सॉस है, ठीक है, और ये सॉस तैयार किस चीज़ से किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया वाटर मिला हुआ है, मस्टर्ड मिला हुआ है, विनेगर है, टमाटो पेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, ठीक है, और साथ साथ में ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे बिस्किट का पैकेट लेके आओ, चाहे एक छोटा सा 1 रुपये का टॉफ़ी का पैकेट लेके आओ, तो उसमें सब की सब जो जानकारी लिखी हुई होती है कि कहाँ बनाया गया, कैसे बनाया गया, कौन कौन से जो इसमें सामान मिक्स किए गए, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं, ये आपके अधिकार है, इस वजह से कंपनी ने दिया है, ठीक है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो उसके प्रोडक्ट सील हो जाएगा, ठीक है, और साथ साथ में गवर्नमेंट उस पर एक्शन भी लेगी, ठीक है। तो ये कौन से अधिकार के तहत आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार के तहत आ जाता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, नॉलेज ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ बोल रहे हैं कि अगर कंज्यूमर के एजुकेशन की बात की जा रही है, अगर आपको किसी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपको रेमेडी मिलेगी, ठीक है। आपको एक तरीके से हल उसका मिलेगा, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए प्रॉब्लम को आपको हल दिए जाएंगे, ठीक है। राइट टू बी हर्ड का इसका मतलब क्या चीज़ है कि सुनन द हक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंप्लेन आ रही है तो सेलर
के पास की ये ड्यूटी है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुने और उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या चीज़ है कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उस समस्या को सॉल्व करना सेलर का पूरा कर्तव्य बनता है, ठीक है। या तो प्रोडक्ट वो एक्सचेंज करके देगा या तो उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके देगा, ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो इतने सारे अधिकार हमने देखे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास सेफ्टी का अधिकार है, ठीक है, चूज करने का, चुनने का अधिकार है, इंफॉर्मेशन का अधिकार है, ठीक है, कंज्यूमर को एजुकेशन का राइट है, यानी कि सारी चीजें जानने का राइट है, ठीक है, और साथ साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको हल भी कैसे किया जाए ये भी राइट है जानने का, ठीक है। और इसके अलावा अगर उसकी प्रॉब्लम आ रही है तो सेलर का ड्यूटी बनता है कि वो उसकी प्रॉब्लम को सुने, ठीक है। और इसके अलावा रिड्रेसल यानी कि उसकी प्रॉब्लम सुने के साथ साथ में उसको सुधार भी करे अगर कोई समस्या आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? इतना चीजें तो हमने देखा, कंज्यूमर की राइट्स तो काफ़ी हमने बात कर ली, ठीक है, मगर कंज्यूमर्स का भी कुछ फ़र्ज बनता है ना, तो ये चीज़ों को देखें। तो सबसे पहले कंज्यूमर अगर किसी भी तरह के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो क्वालिटी को चेक करें। कोई भी सामान खरीदने से पहले प्रॉपर वे से उसकी क्वालिटी देखें कि सही है कि गलत है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आने की संभावना ही खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लेबल्स को चेक करें। लेबल्स मतलब जो पीछे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट कहाँ बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ों को पहले ही चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रोडक्ट को खरीदते समय उसके प्रॉपर बिल लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एज ए प्रूफ आपके पास बिल हो, ठीक है। इसके अलावा यूज प्रोडक्ट प्रॉपरली, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका प्रॉपर वे से इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करें, ठीक है। जैसे आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो मेडिसिन अगर डॉक्टर ने आपको जो भी प्रॉपर वैसे स्क्रिप्ट बना के उसकी दी है, ठीक है, उस चीज़ को ही आप फॉलो करें, अपनी मर्जी से ना फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट इश्यूज, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड मिसलीडिंग एड्स, ठीक है। अच्छा, कई तरह के प्रोडक्ट्स में आपको फॉल्स क्लेम्स दिखाई देते हैं, मतलब कि कुछ झूठे दावे दिखाए जाते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंज्यूमर्स की क्या चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बॉडीज़ बनाई गई हैं, ठीक है, एक तरीके से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। वो स्टेप्स क्या चीज़ है? 1986 में भारतीय सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम कोपरा भी बोलते हैं, ठीक है, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अच्छा, 1986 में लागू किया गया था। अच्छा, इसके तहत 6 राइट आपके पास दिए, मैंने ऊपर भी पहले पढ़ा दिया था, ठीक है, कि सेफ्टी का अधिकार है आपके पास, चॉइस का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, और रेड्रेशन मतलब कि एक तरीके से आपकी जो सुधार है उस चीज़ का अधिकार है, ठीक है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड बनाया गया था, और उस कोड के 3 लेवल है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोड, जिला कोड, एक होता है स्टेट कोड यानी राज्य कोड, और एक होता है नेशनल कोड यानी राष्ट्रीय कोड, ठीक है। अगर कंज्यूमर के साथ 1 रुपए से लेकर 20 लाख तक की किसी भी तरह की धोखाधड़ी हुई या फिर किसी भी तरह के उसके साथ शोषण हुआ है तो 1 रुपए से लेकर 20 लाख तक के जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएंगे, ठीक है। यानी आप जिस भी जिले में रहते हैं, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे और वहां पर आपकी सुनवाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ जो शोषण है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में हुआ है, ठीक है, मान लो आप बिजनेस मैन है और आपने कोई मशीन खरीद लेके आया और पता लगा मशीन फेक मिल गई, ठीक है, या सही मशीन नहीं मिली और उस पर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका नुकसान हो गया, तो आपका जो केस सीधे कहाँ जाएगा? स्टेट कोर्ट में जाएगा, ठीक है, राज कोर्ट में। और इसके अलावा अगर 1 करोड़ से ज़्यादा ऊपर का मसला है तो सीधे नेशनल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब जाएगा? 20 लाख तक के सारे मुद्दे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, 20 लाख से 1 करोड़ तक के सारे मुद्दे स्टेट कोर्ट में जाएंगे, और 1 करोड़ या उससे ऊपर के मुद्दे सब कहां जाएंगे? नेशनल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ चीजें ध्यान रखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब उत्पादों की कुछ मानकीकरण होती है। अब ये क्या चीज होती है? इट एंश्योर आइटम मीट सेट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कुछ सिंबल्स आपने देखे होंगे जैसे ISI मार्क, एग मार्क वगैरह, ठीक है, सारे सिंबल आपने देखे होंगे, ठीक है। अब ये सारे सिंबल किस चीज़ का प्रतीक है? ये सारे सिंबल ये दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर वे से सेफ है, क्वालिटेटिव है, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी वो सिंबल निर्धारित करती है, सिंबल देती है, ठीक है, कि हाँ ये सिंबल का मतलब है कि हाँ प्रॉपर वे से वो प्रोडक्ट एलिजिबल है, ठीक है, प्रॉपर वे से प्रोडक्ट सही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ सिंबल है, हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ISI मार्क। ISI मार्क क्या चीज़ होता है? ISI मार्क एक ऐसा मार्क होता है
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क ये है। इस मार्क ये दिखाता है कि जिस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट सेफ है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को चेक कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट, ये ISI मार्क किन प्रोडक्ट्स में दिया जाता है? खास तौर पर जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, साथ साथ में बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक। इसके अलावा आप घर में जो LPG वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क मेंशन किया जाता है, ठीक है। ISI मार्क का मतलब यह है कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर वे से इसको चेक कर लिया, ठीक है, क्वालिटी इसकी सही है, सेफ है, आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अगर इस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलते, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ नहीं है, ठीक है। तो ISI मार्क मेनली किस पे यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, बिल्डिंग आइटम पे, सीमेंट वगैरह पे और LPG वगैरह पे, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है, मगर मेन यही थे, ठीक है। तो ISI मार्क का सिंबल ये होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं हॉलमार्क। हॉलमार्क का सिंबल ये चीज़ है, ठीक है, ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये मेनली किस पे इस्तेमाल किया जाता है? गोल्ड, सिल्वर, जो हमारे सोना चांदी ये सब होते हैं, इनकी शुद्धता को दर्शाने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है? इसके अलावा हमारे पास तीसरा एग मार्क। एग मार्क क्या चीज़ दिखाता है? जितने भी तरह के आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अनाज वगैरह, मसाले वगैरह, ठीक है, ये सारे सेफ हैं और इस्तेमाल करने के लिए लायक हैं कि नहीं लायक है, वो ये प्रोडक्ट, ये मार्क दिखाता है, ठीक है। अगर ये मार्क लगा, इसका मतलब ये प्रॉपर वैसे इसकी क्वालिटी चेक है, ठीक है, आप कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो ये है एग मार्क। मेनली किस प्रोडक्ट पर होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर, यानी खाने पीने की चीज़ों पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अच्छा, इसके अलावा कंज्यूमर इंटरनेशनल भी है, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे जैसे अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर राइट्स प्रोडक्ट, तो वर्ल्ड लेवल पे भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक संस्था है जो कि क्या करती है, वर्ल्ड लेवल पे भी जो कंज्यूमर्स के साथ जितनी भी तरह की धोखाधड़ी होती है उन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करती है। अच्छा, कंज्यूमर इंटरनेशनल आज के समय में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिया में भी ऑपरेट की जाती है, ठीक है। ये कंज्यूमर इंटरनेशनल इंडिया में भी है, जिसका नाम क्या है इंडिया में? कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ठीक है, CCC, ठीक है, CCC इंडिया के अंदर है, ठीक है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या करती है? वर्ल्ड लेवल पे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करें तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? कि कंज्यूमर्स को उनके हकों के बारे में जानकारी देने के लिए, अवेयर करने के लिए पूरे दुनिया भर में 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। जबकि भारत में कब मनाया जाता है? भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसी के साथ हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। छोटा सा चैप्टर था मगर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था, तो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। आई होप आपको ये सारा का सारा जो चैप्टर है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, और अगर आपके सीनियर हैं, ठीक है, जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।